वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है पेपर 1 पार्ट ए यूनिट 4 से मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। और यही टॉपिक हमारे प्री और मेंस दोनों में कवर होता है। तो यही टॉपिक है एमपीपीएससी प्री के यूनिट 1 में स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान नाम से। तो इसमें हमारा पहला जो पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे आज महाकौशल विद्रोह के बारे में, जो कि हुआ था 1818 ईस्वी में। इसके लिए हमें इसका पूरा बैकग्राउंड जानना बहुत आवश्यक है। तो स्टार्ट करते हैं महाकौशल से। तो जब आप महाकौशल टाइप करोगे गूगल में तो आपको एक मैप आएगा, जो कुछ और नहीं वर्तमान के जबलपुर संभाग का ही मैप है, जिसमें महाकौशल में क्या क्या आता है। तो जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर। तो ये हमारा महाकौशल का मैप हो गया। मैप बना के आप जब आंसर राइटिंग करते हैं तो आपके आंसर में ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांस आता है। सर्वप्रथम महाकौशल में गौड़ साम्राज्य का विस्तार था। इसी गौड़ साम्राज्य की कुशल शासिका बनकर उभरी दुर्गावती रानी ने राज्य की राजधानी को सिंगौरगढ़ किले से स्थानांतरित करके चौरागढ़ किले को नई राजधानी बनाई। रानी दुर्गावती का समय हम देखें तो 1524 से लेकर 1564 तक था। इनके केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट ही हमें पढ़ने हैं। तो 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती के साम्राज्य गोंडवाना पर पूर्व दिशा से आक्रमण कर दिया। रानी दुर्गावती ने बाज बहादुर की सेना के छक्के छुड़ा दिए। 1562 में अकबर ने बाज बहादुर को हराया और मालवा क्षेत्र को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। आसफ खान अकबर का सेनापति था। रानी दुर्गावती के साम्राज्य के पूर्व में स्थित रीवा को भी आसफ खान ने जीत लिया था। 1564 में आसफ खान ने, जो कि कौन था, अकबर का सेनापति, उसने गोंडवाना मतलब कि महाकौशल पर आक्रमण कर दिया। रानी मुगलों पर टूट पड़ी और उनका शौर्य देखकर मुगल भी चौंक गए थे। इनको वीरगति कब प्राप्त हुई? तो 24 जून 1564 को मुगलों से लड़ते हुए रानी ने अंतिम श्वास ली। इस प्रकार गढ़मंडला जबलपुर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। जबलपुर में नरई नाला बरेला ग्राम में रानी दुर्गावती जी की समाधि है। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी, जो कि मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था, आप सभी ने आंसर किया था कि ये कब बना, तो 1956 में बना था। अब हम अपनी बात करते हैं बुंदेलखंड की। पहले हमने अपना देखा महाकौशल, अब हम देखते हैं बुंदेलखंड। ये 1 बाय 1 सब लिंक होते जाएंगे, आप देखिएगा। तो बुंदेलखंड की बात करें तो ये क्या है? महाकौशल तो पता था कि आज का वर्तमान का जबलपुर संभाग है, ठीक है, लेकिन बुंदेलखंड वर्तमान में क्या है? तो अपना एमपी और कुछ हिस्सा यूपी। तो एमपी में कितना हिस्सा? तो एमपी का सागर संभाग पूरा वो है बुंदेलखंड कहलाएगा, और यूपी का, उत्तर प्रदेश का 2 हिस्सा कहलाएगा, चित्रकूट मंडल और झांसी मंडल यूपी के। तो ये मिलके आज के टाइम पे दिखाई पड़ते हैं बुंदेलखंड के रूप में। बुंदेलखंड में क्या क्या आता है? तो एमपी से आएगा अपना सागर संभाग। सागर संभाग में कितने जिले हैं वो तो हमें मालूम ही है, 6 हैं। कौन कौन से? निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह। हो गए 6। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। और आता है फिर यूपी साइड तो ललितपुर और झांसी, ये आएगा अपने झांसी मंडल में। और बाकी जो है 4 हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, ये आएगा चित्रकूट मंडल में। और बुंदेलखंड में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाले जो महाराजा छत्रसाल बुंदेला थे, उनके बारे में हम जानते हैं। तो 1675 से 1731 तक थे। इनके व्यक्तित्व से प्रेरित होकर के संत प्राणनाथ ने इन्हें महाराजा की उपाधि दी थी। बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से प्रख्यात थे। छत्रसाल हेतु कहावत है, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे, तित तित फत्ते होए। शिवाजी ने कहा, छत्रसाल तुम बुंदेलखंड में जाकर वहां की देखभाल करो। छत्रसाल शिवाजी से मंत्रणा करके बुंदेलखंड क्षेत्र में शासन करते रहे। छत्रसाल को ज्ञात था कि जहां शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा होती है वहां शास्त्र सुरक्षित रहते हैं। छतरपुर नगर छत्रसाल ने बसाया। महोबा छत्रसाल की राजधानी थी। 1700 में औरंगजेब ने महाराजा छत्रसाल को वश में करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार हार गया। अब हम एक आदमी आता है जिसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मोहम्मद खान बंगश। ये फर्रुखाबाद का नवाब भी था, मुगल सेना का सेनापति भी था इलाहाबाद से। और बंगश के बारे में जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि दिसंबर 1728 में मुगलों ने अपने प्रसिद्ध पठान योद्धा मोहम्मद खान बंगश को बुंदेलखंड भेजा था। ठीक है, बंगश ने 1728 में बुंदेलखंड पर हमला किया और मार्च
1729 में जैतपुर में परिणाम स्वरूप मराठा और जो बुंदेला थे उनके गठबंधन से उनकी जीत हो गई। हालांकि देखो, जब मोहम्मद खान बंगा हमला करने के लिए बुंदेलखंड आया था तब छत्रसाल तो वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उन्होंने पेशवा बाजीराव प्रथम की बात चल रही है, प्रथम से मदद की गुहार लगाई और उन्होंने मुगलों पे अंतिम जीत हासिल की। पेशवा के लिए छत्रसाल के मन में बेहद सम्मान था। एक तो उनको जीत भी हासिल करवा दी ना, बहुत सम्मान था, और सम्मान दिखाने के रूप में छत्रसाल ने अपनी खूबसूरत बेटी मस्तानी को दुल्हन बनाकर बाजीराव प्रथम के साथ विदा कर दिया। वे बाजीराव को अपना पुत्र मानते थे। उन्होंने अपने राज्य का 1/3 हिस्सा पेशवा बाजीराव प्रथम को दे दिया था। इसका सारांश क्या निकला, तो पूर्व में मतलब पहले जिस महाकौशल पर गौड़ साम्राज्य का विस्तार था, यहाँ पर मुगलों ने आधिपत्य जमाया और शेष गौड़ जो थे वो मुगलों के अधीन चले गए। छत्रसाल बुंदेला ने अपने साम्राज्य की सीमा विस्तार हेतु मुगलों को पेशवा बाजीराव प्रथम की मदद से बाहर खदेड़कर महाकौशल पर अधिकार कर लिया और पेशवा बाजीराव प्रथम को भेंट स्वरूप महाकौशल समेत अपने राज्य का 1/3 हिस्सा दे दिया। मतलब अब जो महाकौशल है उसमें मराठाओं का राज आ गया। तो मराठा सरदार के बारे में पढ़ लेते हैं कि पुणे में कौन थे, पेशवा थे। ठीक है, पेशवा के कई सरदार थे, तो पेशवा ने ये हिस्से बांट रखे थे। कौन कौन से, बड़ौदा दिया था गायकवाड़ को, इंदौर दिया था होलकरों को, ग्वालियर दिया था सिंधिया को। ऐसा अपन पढ़ते हैं ना, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, तो बस वही। और नागपुर दिया था अपने भोसले को। भोसले में ही एक फेमस पर्सनैलिटी है, वो है राघोजी द्वितीय भोसले। ये फेमस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल, इन्हीं के समय में 1803 से 5 के बीच में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न हुआ था। और राघोजी द्वितीय भोसले की मृत्यु कब हुई थी, 1816 में हुई थी। और इनके बाद जो राजा बना वो कौन था, इनके पुत्र थे। क्या नाम था उनका, परसो या परशु जी, ये राघोजी के पुत्र थे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अब जब हमने बात की है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की, तो वहीं हमें देखना चाहिए कि पहला, दूसरा, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब कब हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 के बीच में। और सालबाई की संधि जो हुई थी ये कब हुई थी, 17 मई 1782 को। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 के बीच में। इसमें क्या हुई थी, देवगांव की संधि हुई थी 7 सितंबर 1803 को। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1818 के बीच में, और इसमें अंग्रेजों के द्वारा पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी। अब हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। तो ये क्या था, हमारे परशु जी की जो गद्दी संभाल ली थी इनने, राघोजी की, परशु जी ने गद्दी संभाली राघोजी द्वितीय भोसले की। और मूधोजी द्वितीय भोसले ये कौन है, तो ये इन्होंने अपने चचेरे भाई परशु जी, इनके चचेरे भाई है ना, परशु जी की हत्या करके स्वयं गद्दी पे बैठ गए थे। और इनका जो मोस्टली फेमस नेम है वो है अप्पा साहेब। नागपुर में संलग्न महाकौशल पर अब अप्पा साहेब का शासन था। मतलब कि जो नागपुर में ही आता था अपना महाकौशल, और ये महाकौशल अब चला गया था अप्पा साहेब के अधीन। एक आए कौन थे, वो थे लॉर्ड हेस्टिंग आए। ठीक है, 1813 से 1823 तक इनका शासन, मतलब इनके समय था, लॉर्ड हेस्टिंग का समय था 1813 से 23 तक। नागपुर की संधि इन्होंने की 1816 में मूधोजी द्वितीय, मतलब कौन, अपने अप्पा साहेब के साथ। और इन्होंने ही पुणे, मतलब पूना की संधि की 1817 में पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ। ये अंग्रेज जब कोई भी संधि करता था राजा के साथ, तो मोस्टली ऐसा होता था कि राजा लोग को ये पसंद नहीं आता था कि कोई भी गैर आके उन पर शासन करे, ऊपर से अंग्रेज। तो जबरदस्ती की संधि का परिणाम था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, 1817 से 1818 के बीच में हुआ। और अपना महाकौशल युद्ध, जिसके बारे में अपन पूरे ये कहानी पढ़ रहे हैं, वह भी 1818 ईस्वी में ही हुआ था। तो पुणे से पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिनके साथ 1817 में संधि हुई थी, है ना, लॉर्ड हेस्टिंग की। और नागपुर से मूधोजी द्वितीय, मतलब अप्पा साहेब, जिनके साथ 1816 में नागपुर की संधि हुई थी हेस्टिंग की। और इंदौर से मल्हार राव होलकर तृतीय। ठीक है, ये, और इन तीनों का युद्ध हुआ, विरोध किया इन्होंने और युद्ध किया लॉर्ड हेस्टिंग और ब्रिटिश सेना के साथ में। तो जो इसमें अपने ये है नागपुर वाले मूधोजी द्वितीय या फिर अप्पा साहेब, तो इनकी ओर से जो विरोध किया गया, ये एमपी से लड़ रहे थे ना लड़ाई, तो यही विद्रोह कहलाया अपना, क्या, महाकौशल विद्रोह। असंतुष्ट पेशवा और अप्पा साहेब की कुल 5 लड़ाइयाँ हुई। ठीक है, अंग्रेजों के साथ, जिसमें से 4 पेशवा ने लड़ी और पेशवा और अंग्रेजों के बीच में हुई, और 1 लड़ाई हुई अप्पा साहेब और अंग्रेजों के बीच में।
इसमें अंग्रेज ही जीते। इसी विद्रोह को, जो नागपुर से अप्पा साहेब लड़ रहे थे, उसे महाकौशल विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। अब जो 4 लड़ाइयाँ लड़ी पेशवा ने अंग्रेजों के साथ, वो आ जाती हैं कभी बार डायरेक्टली नेम से कि कब हुई। तो पहली हुई थी किरकी की लड़ाई। अभी किरकी क्या है, तो पुणे में अंग्रेजों का हेडक्वार्टर था, तो पेशवा ने सबसे पहले वहीं पर जाकर अटैक किया और 5 नवंबर 1817 को ये लड़ाई लड़ी गई थी किरकी की। फिर यरवदा में हुई, ये भी पुणे में है, 31 दिसंबर, चूंकि पेशवा अपने कहाँ के थे, अपने पेशवा पुणे के थे, है ना, तो यरवदा की लड़ाई लड़ी 31 दिसंबर 1817 को। फिर एक आता है भीमा कोरेगांव की लड़ाई। ये भीमा नदी का नाम है जिसके किनारे लड़ाई हुई थी। और कब हुई थी ये, तो ये हुई थी 1 जनवरी 1818 को। 1 जनवरी 1818 को क्या हुई थी, भीमा कोरेगांव की लड़ाई हुई थी। और फिर इसके बाद में आता है अष्टी की लड़ाई। अष्टी की लड़ाई 20 फरवरी 1818 को हुई थी, 20 फरवरी 1818 को हुई थी। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नवंबर 1817 को किरकी की, 31 दिसंबर 1817 को यरवदा की, 1 जनवरी 1818 को हुई भीमा कोरेगांव की, और 20 फरवरी 1818 को हुई अष्टी की लड़ाई। 1 जनवरी 1818 को भीमा नदी के तट पर मराठा और अंग्रेजों की ओर से महारपलटन ने युद्ध किया था। देखो, मराठा और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन अंग्रेजों की ओर से लड़ने वाले कौन थे, महारपलटन। पहले महारपलटन ने कहा था कि मराठा की ओर से हम लड़ना चाहते हैं, इच्छुक थे लड़ने के। उन्होंने बोला नहीं, तुम नीच जाति में आते हो तो मैं नहीं लड़ा सकते। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम अंग्रेजों की ओर से लड़ लेंगे, कोई बात नहीं। फिर इस युद्ध में महारपलटन ही जीत गई, मतलब कौन विजयी रहे, अंग्रेज विजयी रहे। और पुणे के पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकम नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण किया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर, अब कोई पूछेगा कहाँ भेजा, तो बिठूर में भेजा। क्या दे के भेजा, 8 लाख की वार्षिक पेंशन दे करके जीवन यापन करने हेतु भेज दिया। यहाँ आगे जाकर 1853 में इनकी मृत्यु हो गई। अब एक जो लड़ाई लड़ी थी अपनी अप्पा साहेब के साथ, वो कौन सी थी, वो भी 1 जनवरी 1818 को ही लड़ी गई थी, जब अपना भीमा कोरेगांव हुआ था ना, तभी ये सीताबर्डी भी हुआ था। तो सीताबर्डी की लड़ाई मुधोजी द्वितीय भोसले, कई बार ये नाम दे देंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, यही है अप्पा साहेब भोसले, और इनके और अंग्रेजों की सेना के बीच में लड़ाई हुई थी। अब इनकी ओर से कौन लड़ रहे थे, अप्पा साहेब की ओर से लड़ी अरब पलटन। कितनी, 4000 अरब पलटन लड़ी। और इसका परिणाम क्या निकला कि नागपुर क्षेत्र हार गए और अंग्रेजों ने जीत हासिल की। नागपुर क्षेत्र हार गए, अंग्रेजों ने जीत हासिल की। अंग्रेजों ने जब भोसले के महाकौशल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो इसे नए प्रांत के रूप में गठित कर इसे सागर नर्मदा टेरिटरीज, या फिर इसी को कहते हैं सागर नर्मदा क्षेत्र, नाम दे दिया। आपसे यही पूछा जाएगा कि जब इसमें अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था महाकौशल पे, तो इसका नाम क्या बदला, तो हम बोलेंगे सागर नर्मदा क्षेत्र रख दिया था। 1861 में इसे सेंट्रल प्रोविंस नाम दिया गया और 1903 में बरार, मतलब विदर्भ के 4 जिले तथा निजाम से छत्तीसगढ़ छीन करके सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम दे दिया। इस नए प्रांत की राजधानी नागपुर को बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद में महाकौशल और छत्तीसगढ़ की कुछ और रियासतों को मिलाकर 1950 में से पार्ट ए राज्य घोषित किया गया। इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे और राज्यपाल ई राघवेंद्र राव थे। पंडित रविशंकर शुक्ल पुनर्गठित मध्य प्रदेश के भी प्रथम मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार आज हमने अपना एक टॉपिक कंप्लीट किया जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था, जो था महाकौशल विद्रोह। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट विद्रोह पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।